जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एंड अपडेट्स। दिस साइड सिद्धि एंड आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल के कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज हम 25 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। इससे पहले मैं आपको ऑलरेडी इस पे बहुत वीडियोस बना चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो ना देखी है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो आज हम लोग कुछ और 25 क्वेश्चन देखेंगे कि किस इसी तरीके से आपको आपके एग्जाम में एसएससी जीडी कांस्टेबल की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग देख लो किस तरीके से आपके क्वेश्चन में आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल में जनरल नॉलेज और जनरल अवेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा जरूर करना। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये आपका आज का पहला क्वेश्चन है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज अ भगोरिया हट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो भारत के किस राज्य में भगोरिया हट उत्सव मनाया जाता है? आपके ऑप्शन से राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार या फिर मध्य प्रदेश में। तो आप लोगों को कमेंट करके जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। जब तक मैं यहाँ पे क्वेश्चन रीड करूँ आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन के आंसर बताने हैं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी चलती रहे। क्योंकि हमारा सिर्फ एम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कराना नहीं है, ये भी है कि आप लोग के प्रैक्टिस भी अच्छे से चलती रहे। ठीक है, तो इसी बहाने आपका प्रीवियस ईयर भी हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी साथ में चलती रहेगी। तो आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया, जो भगोरिया हाट उत्सव है वो कौन से देश में मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। तो ये त्योहार मनाया जाता है मध्य प्रदेश के अंदर। अगर आप लोग देखोगे इसके बारे में तो ये भगोरिया जो है, ये जो त्योहार सेलिब्रेट करते हैं कौन करते हैं? भिल्स करते हैं। और भिल्लास की जो जातियां होती हैं ना, जो ट्राइब्स होती हैं, वो इनको इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ये देखा जाए जो ये त्योहार सेलिब्रेट होता है कौन से महीने में होता है? मार्च में। ठीक है, होली के त्योहार के पहले इसको मार्च में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। और इसमें ये लोग क्या करते हैं, जो भिल्स होती हैं और जो उनकी ये सब जनजातियां होती हैं, ये आपस में क्या करते हैं? दूसरे को कलर्स लगाते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो ये जो त्योहार आपको देखने को मिल रहा है ये मध्य प्रदेश के कहाँ पर? निमाड़ और झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में ये मनाया जाता है। और इसीलिए इसको साथ ही साथ और क्या बोला जाता है? भगोरिया हाट उत्सव के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। क्लियर हो गया। तो आपको ये बात, ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं कि ये फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। और कौन से महीने में इसको सेलिब्रेट करते हैं? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? मार्च में। क्लियर हो गया। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि मध्य प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में? निमाड़ और झाबुआ के डिस्ट्रिक्ट में ये फेस्टिवल को भिल्स और भिल्लास की जो जनजातियां हैं वो इसको मनाते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबसे पूछा है विच कॉज मिसल्स डिजीज। तो किस कारण से खसरा की बीमारी होती है? आपके ऑप्शन से बैक्टीरिया, फंगस, वायरस या फिर अमीबा। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। आप जो यहाँ पे जनरल नॉलेज और जनरल अवेयर्स के क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आप लोग साइंस से क्वेश्चन देखेंगे, सोशल स्टडीज से देखेंगे, आपके जो करंट अफेयर्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग इन पे सब पे यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपका साइंस से क्वेश्चन है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो यहाँ आपसे क्या पूछा गया है कि मिसल्स जो डिसीज, जो खसरा की बीमारी है, वो किस वजह से होता है, किस कारण से होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, वायरस। तो ये बीमारी अगर आप लोग देखोगे तो ये आपकी बीमारी किससे होती है? खसरा की बीमारी जो है ये वायरस से फैलती है। क्लियर हो गया। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी होगा। तो अगर मैं इसके बारे में आपको बता दूं तो मीजल्स इज कॉज्ड बाय द वायरस। तो खसरा एक वायरस के कारण होता है। इट वॉज अ कॉन्टीजियस डिजीज दैट स्प्रेड थ्रू मुस्किस एंड सलाइवा। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये वायरस के कारण ये बीमारी होती है। और ये एक क्या है? कॉन्टीजियस डिजीज है। ये एक छूत की बीमारी है। ठीक है, तो किससे फैलता है? मस्क और सलाइवा से फैलता है। when the measles infected person sneezes और कफ, जब ये खसरा की बीमारी जिसको हो जाती है फिर वो क्या करता है? स्नीज करता है, छींकता है और खांसता है। ठीक है, द वायरस इज रिलीज इनटू द ईयर। तो वायरस जो है हवा से निकल के जाता है। ठीक है, तो ये इस वजह से फैलता है। तो जो मिसल्स वायरस कुड ट्रेवल थ्रू द एयर। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो जो खसरा का जो वायरस है ये हवा में फैलते हुए जाता है। ठीक है, सो एनीवन इन दैट प्रोक्सिमिटी माइट बी इन्फेक्टेड बाय दैट वायरस। तो कोई भी उसके जो आसपास रहेगा तो उसे इस वायरस के थ्रू ये बीमारी हो सकती है। तो आप सबको ये पता चल गया जो मिसल्स है, जो आपकी खसल्स की जो बीमारी है,
तो आपकी ये खसरा की जो बीमारी है किससे फैलती है, वायरस से फैलती है, हवा के थ्रू। ठीक है, तो ये राइट आंसर आप सब समझ में, तो इसका राइट आंसर क्या था, वायरस था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका होगा पॉलिटी का क्वेश्चन। व्हेन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड हाउ मेनी शेड्यूल्स वर देयर इन इट। जब भारतीय संविधान को अपनाया गया था तो इसमें से कितनी अनुसूचियां थी। जब भारतीय संविधान को यहाँ बोला जब अपनाया गया था तो कितनी अनुसूचियां थी। आपके ऑप्शन है 10, 8, 6 या फिर 12। तो अभी अगर हम बात करेंगे प्रेजेंट टाइम पर, तो प्रेजेंट टाइम पे तो आपकी कितनी अनुसूची है, 12 है। ठीक है, लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, बहुत ध्यान से पढ़ना। आपसे पूछा गया है कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था तो उस समय कितने शेड्यूल यहाँ पे लिए गए थे। तब आपका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 8। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था तब 8 शेड्यूल यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो आज टोटल हमें 12 देखने को मिलता है। तो यहाँ हम डिटेल में देखेंगे कि आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर संविधान में देखोगे भारत के, तो आज टोटल 12 अनुसूचियां हैं। स्टूडेंट आज थोड़ी मेरी थोड़ी प्रॉब्लम है वॉइस में, तो अगर आप एडजस्ट करना है, क्योंकि आपको पता है वेदर चेंज की वजह से थोड़ा कोल्ड हो सकता है, तो अगर आपको कोई भी कुछ वो लग रहा हो तो एडजस्ट कर लेना थोड़ा वॉइस को। ओके, तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि हमारे आज के टाइम पे भारत के संविधान में 12 शेड्यूल हैं। नेक्स्ट क्या बोला कि वन ऑफ द फर्स्ट मेंशन ऑफ शेड्यूल वाज मेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो पहला जो हमारा शेड्यूल है, हमारी अनुसूची मेंशन देखने को मिलती है, वो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 के थ्रू हमारे फिर 10 शेड्यूल ऐड होते हैं, यानी 2 और ऐड हमें देखने को मिलते, 2 और शामिल हुए थे। बाद में हमारे इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन में 1949 में इसको अडॉप्ट किया गया। पहले कितने थे, 8 थे, बताया ना। 1949 में कितने, 1949 में कितने, 8 शेड्यूल को अडॉप्ट किया गया था, शामिल किया गया था। ठीक है, तो आज के टाइम पे अगर देखोगे हमारे अमेंडमेंट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने हैं, 12 शेड्यूल हैं, 12 अनुसूचियां आपको देखने को मिलेंगी। तो आपको क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है। अगर उन्होंने पूछा होता कि आज प्रेजेंट टाइम पे टोटल आपके कितने शेड्यूल या टोटल आपके कितने अनुसूचियां, तब आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होता है 12। लेकिन उन्होंने पूछा कि भारत के संविधान को जब अपनाया गया था तब कितनी अनुसूचियां थी, तब आपको, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आप ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको क्वेश्चन जल्दी जल्दी बहुत से स्टूडेंट्स को पढ़ते हैं और उसको क्या फिर गलत करके आते हैं और हमें लगता है कि हम बिल्कुल सही करके आए। तो हम इसीलिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि आप इन क्वेश्चन को गलत ना करके आए। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन। कम्युनिटी मार्केट इज रेगुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। सामुदायिक बाजार को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विनियमित किया जाता है। आपके ऑप्शन है एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड द फोर्थ वन इज सीबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्वेश्चन आप समझ गए कि कम्युनिटी मार्केट जो आपका सामुदायिक बाजार होता है उसको किस संगठन के द्वारा विनियमित किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सीबी, यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सीबी के द्वारा कम्युनिटी मार्केट के ऑर्गेनाइजेशन को क्या किया जाता है, विनियमित किया जाता है। तो अगर हम इनके बारे में आप लोग देखोगे तो सीबी हैज फुल ऑटोनॉमी एंड अथॉरिटी टू रेगुलेट एंड डेवलप टू कैपिटल मार्केट। तो अगर आप देखोगे सीबी जो है आपका भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जो है के पास क्या होता है, पूंजी बाजार को विनियमित और विकसित करने के लिए पूर्ण स्वायत्तता का और अधिकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखोगे द गवर्नमेंट हैज फ्रेम्ड रूल अंडर सिक्योरिटी कंट्रोल एक्ट, द सीबी एक्ट एंड डिपोजिटरीज एक्ट। तो सरकार ने यहाँ पे प्रतिभूति नियंत्रण अधिनियम, सेबी अधिनियम और डिपोजिटरी अधिनियम के तहत के नियम यहाँ पर बनाए हुए हैं। तो आप यहाँ पहला पॉइंट देख सकते हो कि सीबी के पास ये कैपिटल मार्केट को डेवलप करने का इसके पास पूरी अथॉरिटी दी जाती है, पूरी अथॉरिटी इसके पास होती है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथनॉल इज प्रोड्यूस्ड बाय विच प्रोसेस। जो एथनॉल का उत्पादन आप देखते हैं वो किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं
लवणीकरण सेलाइजेशन के द्वारा, संयोजन कॉम्बिनेशन के द्वारा, अनुमापन या फिर किण्वन यानी फर्मेंटेशन के द्वारा। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपको साथ ही साथ आंसर भी बताते रहना है। ओके, तो एथेनॉल की मैं बात करूं तो एथेनॉल का जो उत्पादन होता है वो किसके द्वारा होता है, तो वो होता है आपका फर्मेंटेशन के द्वारा, किण्वन के द्वारा। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, The concept of single citizenship in India has been adopted on the basis of the constitution of which of the following nation? भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को इनमें से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया? आपके ऑप्शन हैं यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, रशिया या फिर आयरलैंड के द्वारा। जल्दी से जल्दी बताओ कि किस भारत के कौन से राष्ट्र के संविधान के आधार पर इसको बनाया गया है, आपकी सिंगल सिटीजनशिप जो बनाई गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा हमारे भारत में सिंगल सिटीजनशिप को अडॉप्ट किया गया था। क्लियर हो गया। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का होता है आप सबका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे साइंस से बेस्ड है, आप यहाँ देख सकते हैं। Why are the western slopes of the Western Ghat covered with denser forest than the eastern slopes? तो यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें पूर्वी ढलाने की तुलना में जो घने जंगल होते हैं से ढकी क्यों हैं? ज़्यादा प्रकाश पड़ने से यहाँ पे बारिश कम होती है, इस वजह से बारिश बहुत ज़्यादा होती है, या फिर आपके यहाँ पे प्रकाश जो है, लाइट जो है वो बहुत ही कम पड़ती है। तो जल्दी बताओ इसका क्या राइट आंसर होगा। किस वजह से पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें जो हैं वो पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से ढकी होती हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पर बारिश क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इसी वजह से इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि वेस्टर्न घाट जो है मैक्सिमम आपका फॉरेस्ट से इसलिए भरा हुआ है, घिरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बारिश ईस्टर्न स्लोप के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। अगर मैं इनके बारे में आपको बताऊं, द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट एज कंपेयर टू द ईस्टर्न स्लोप। तो आपको मैंने अभी यहाँ बताया कि वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी घाट की तरफ देखोगे तो वहाँ पर जंगलों से ये घिरा हुआ है, अगर हम पूर्वी घाट के कंपैरिजन में इसको देखेंगे। Since the eastern slope are on the leeward side on the western Ghat and hence receive scanty rainfall। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि ईस्टर्न वाले हिस्से में आपके पूर्वी वाले ढलान में यहाँ पर क्या होता है, बारिश कम होती है। ठीक है, इट इज़ बिकॉज द वेस्टर्न स्लोप गेट मच हैवियर रेनफॉल देन द ईस्टर्न स्लोप। तो इसी वजह से क्या होता है कि वेस्टर्न स्लोप में बारिश सबसे ज़्यादा होती है इसके ईस्टर्न स्लोप के कंपैरिजन में, पूर्वी ढलानों के कंपैरिजन में पश्चिमी ढलानों में बारिश ज़्यादा होती है, इसीलिए वहाँ पे जो पूरा जंगलों से वो घिरा रहता है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन में आपसे यही लाइन पूछी गई थी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है तब आपसे कि ये भी पूछा जा सकता है आगे अगर क्वेश्चन इन्हें चेंज करना हो कि ईस्टर्न स्लोप जो है आपकी पूर्वी ढलान में जो फॉरेस्ट है, वो जो जंगल है वो कम है, इसका क्या रीज़न है? तब आप क्या बताएंगे कि वहाँ पर बारिश कम होती है। ठीक है, इसी वजह से वहाँ पर जंगल आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following countries has the largest agriculture land area in the world? तो भारत में विश्व का सबसे बड़ा कृषि भू क्षेत्र कौन सा है? रशिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट या फिर इंडिया? तो जल्दी से कमेंट करके बताओ हमारे पूरे वर्ल्ड में, भारत के विश्व में जो सबसे ज़्यादा आपको कृषि लार्जेस्ट एग्रीकल्चर लैंड देखने को मिलता है वो कौन से हिस्से में देखने को मिलता है? तो वो है आपका चाइना। ठीक है, तो चीन में अगर आप देखोगे तो चीन में हमें भारत जो कृषि का भू क्षेत्र जो है, एग्रीकल्चर लैंड जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं चाइना इज द टॉप कंट्री बाय द एग्रीकल्चर लैंड एरिया इन द वर्ल्ड। एज ऑफ 2018 एग्रीकल्चर लैंड ऑफ चाइना इज वॉज
5.29 million square kilometer that account of for 11.03% of the world agriculture land area। तो आप यहाँ देख सकते हो कि चाइना में सबसे ज़्यादा हमें ये क्षेत्रफल देखने को मिलता है, ज़्यादा हमें भूमि देखने को मिलती है, क्योंकि 2018 तक जो चाइना में हमें देखने को मिलता है 5.29 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर आप लोग देख सकते हो, जो दुनिया के कम से कम किसी भूमि का कितना परसेंट है, 11.03%। पूरे वर्ल्ड का मिलाकर के देखोगे तो 11.03% जो है एग्रीकल्चर लैंड चाइना का ही है। इसीलिए लास्ट अगर सेकंड पॉइंट देखोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टॉप कंट्री जो मानी जाती हैं इसके बाद वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि आपका यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील एंड देन आपका कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान है जो ये टोटल इनको मिलाकर के कितना होता है इनका हिस्सा, 36.43% इनका ये हिस्सा है। तो बाकी के स्टेट भी आप लोग याद रखना, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर हो गया? तो इसलिए लेकिन याद रखना चाइना ऐसा सबसे ज़्यादा आपको एग्रीकल्चर लैंड का एरिया देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इंडस वैली वॉज होम टू 4 मेजर एंशिएंट अर्बन सिविलाइजेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फॉलोइंग। तो सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यता का गृह है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये बताना है इनमें से कौन सा एक नहीं है। आपके ऑप्शन है इजिप्ट, साउथ एशिया, रसिया या फिर मेसोपोटामिया। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने यहाँ पर, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपका जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में आपने सबने पढ़ा होगा। तो आप ये बात जानते होंगे सिंधु घाटी की जो 4 बड़ी प्राचीन शहरें हैं इसमें से कौन सा एक नहीं है वो आपको बताना है। तो आप सभी जानते हैं इजिप्ट हिस्सा में है, साउथ एशिया भी है, मेसोपोटामिया, लेकिन रसिया इसके अंडर में नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। तो आपको मैं बता दूं वो 4 शहर कौन कौन से हैं, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, इंडिया और चाइना। तो ये 4 हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्या है, प्राचीन शहरी सभ्यताओं में सबसे बड़ी थी। क्लियर हो गया? इन 1856 की बात देखोगे तो भारत में जो ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारी सिंधु नदी घाटी के साथ आधुनिक पाकिस्तान में लाहौर और कराची शहरों को जोड़ने वाले रेलवे के निर्माण की निगरानी में व्यस्त थे। लेकिन आपको ये चारों पॉइंट याद रखने हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता में हमें मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन, ये 4 प्राचीन शहरी सभ्यताएं में सबसे बड़ी थी। ठीक है, तो आपको इन चारों का नाम याद रखना है, तभी आप उसमें से एक क्वेश्चन उसको हटा पाओगे, अगर आपको ये चारों याद होंगी तो। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, इन विच ईयर द रेलवे बजट वॉज मर्ज विद द यूनियन बजट आफ्टर बीइंग सेपरेटेड फॉर 92 ईयर्स। तो आपसे यहाँ पे क्या पूछा है, 92 साल अगर आप देखोगे उसके अलग रहने के बाद रेलवे बजट को किस साल केंद्रीय बजट में शामिल किया गया था। आपके ऑप्शन जो है ईयर दे रखे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन से साल में रेलवे बजट को मिला दिया गया था, मर्ज कर दिया गया था यूनियन बजट के अंदर, जो कि पहले 92 ईयर से क्या था, अलग हो चुका था। तो इसको कब मर्ज किया गया, कब मिलाया गया? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, 2016 से 17 में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2016 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिलाने का फैसला किया था। इस प्रकार अलग रेल बजट रखने की 92 यानी 92 साल की पुरानी परंपरा को ये समाप्त कर दिया गया। 1924 में अंग्रेजों द्वारा एक अलग रेल बजट शुरू किया गया था, ये पॉइंट भी याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर 2016 में आप लोग देख सकते हैं इसको मर्ज करने के लिए यहाँ पे मिलाने का इन्होंने फैसला ले लिया था। क्लियर हो गया? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन तो आप लोगों का पक्का है कि बुक्स एंड ऑथर से आपको देखने को जरूर मिलेगा। ट्रेन टू पाकिस्तान इज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर। तो ट्रेन टू पाकिस्तान जो है ये किताब जो है किस लेखक ने लिखी है, कुसुमुंटो ने, रस्कन ब्रांड ने, मुहसिन हमीद ने या खुशवंत सिंह ने। ट्रेन टू पाकिस्तान की जो ये बुक देख रहे हैं आप, इस बुक को किसने लिखा था? तो ये लिखा था आपके खुशवंत सिंह ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इनके बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो ट्रेन टू पाकिस्तान इज अ हिस्टोरिकल नॉवल। तो याद रखना ये बुक क्या थी
क्योंकि आपके एग्जाम में ये सब भी पूछा जा सकता है। तो अगर ये बुक क्या थी, ये एक नॉवल है, ठीक है। तो ये एक नॉवल है बाय राइटर खुशवंत सिंह ने इसको लिखा था, और कब पब्लिश किया था, 1956 में, 1956 में इन्होंने इस किताब को क्या किया था, पब्लिश किया था। It recounts the partition of India in August 1947 through the perspective of Manu Marjara, a fictional Berber village। तो यह एक क्या है, फिक्शन है, काल्पनिक इन्होंने गांव के बारे में बताया है, जो है मनु माजरा के परिप्रेक्ष्य से अगस्त 1947 में भारत के विभाजन को ये याद करता है। तो इस बुक को याद रखना, ट्रेन टू पाकिस्तान, ये एक नॉवल है, ठीक है, जो कि खुशवंत सिंह ने लिखी है। ठीक, क्लियर हो गया। कब लिखी थी, 1956 में। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर हो गया। तो बुक्स एंड ऑथर से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, तो आपको इसको भी अच्छे से पढ़ के जाना है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, हु इज द ओनली इंडियन लीडर टू रिसीव द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर बाय इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन है। आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर मोरारजी देसाई। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन को कमेंट करके बताओ। वीडियो पसंद आ रही हो, क्वेश्चन पसंद आ रही है तो लिहाजा पहले तो वीडियो को शेयर भी कीजिए आप सब, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके, और भी जितने भी एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी करें, अपने फ्रेंड्स को बुलाइए अपने ग्रुप में, इसको लिंक को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे ज्वाइन हो सके। और अभी तक आप लोगों ने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले जो एकमात्र भारतीय नेता थे वो कौन है, मोरारजी देसाई। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी है। अगर हम इसके बारे में देखेंगे, इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट देसाई वॉज द 6th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये अगर हम देखेंगे उस समय की कौन से, 6ठे नंबर पे हमारे 6th नंबर के ये प्रधानमंत्री थे। इनका टाइम पीरियड 1977 से 79 तक का था। ही इज द ओनली इंडियन नेशनल टू बी अवॉर्डेड निशान पाकिस्तान। ये एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने निशान पाकिस्तान से सम्मानित होने वाला एकमात्र नागरिक है, ये भारतीय नागरिक हैं। द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने पाकिस्तान सरकार द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक का पुरस्कार है। क्लियर हो गया। निशान पाकिस्तान याद रखना, ये पूछा जाता है। तो निशान पाकिस्तान आप लोग ये इनको सम्मान किया गया था अवार्ड। तो राइट आंसर कौन होगा आपका, मोरारजी देसाई। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है, मार्शल आर्ट थाटंग इज रिलेटेड टू विच इंडियन स्टेट। जो मार्शल आर्ट है थाटंग वो भारत के किस राज्य से संबंधित है। आपके ऑप्शन है सिक्किम, उड़ीसा, मणिपुर या फिर असम से। तो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा तो इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। तो मणिपुर में थांगटा जो है ये मार्शल आर्ट हमें देखने को मिलता है, उससे ये रिलेटेड है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, थांगटा is a popular term for the ancient Manipuri martial art known as हुआन लाडोंग। याद रखना, ये नाम भी आपको साथ ही साथ याद होना चाहिए, जो कि किस नाम से जाना जाता है, हुआन लाडोंग के नाम से ही जाना जाता है, जो भारत के मणिपुर राज्य के मेड़ती लोगों द्वारा विकसित सशस्त्र और निहत्थे लड़ाई तकनीक का एक समूह है। ठीक है, तो एक फाइटिंग टेक्निक होती है जो कि मणिपुर स्टेट के जो मिथाई के लोग हैं भारत में, वो इन लोगों ने इसको डेवलप कर रखा है। इट इज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन जियो पॉलिटिकल एनवायरमेंट ऑफ मेडिएवल टाइम इन बिटवीन इंडिया एंड चाइना विद मैनी इंडिपेंडेंट स्टेट एट वॉर विद ईच अदर। तो ये क्या कहना चाहता है, ये बोल रहे हैं कि इन्होंने भारत और चाइना के बीच में मध्यकाल के समय पर भू राजनीतिक वातावरण में, एनवायरमेंट में एक दूसरे के साथ जो युद्ध हुआ था, उसमें कई स्वतंत्र राज्यों को एक महत्वपूर्ण इन्होंने क्या की थी, भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो राइट आंसर आपको याद रखना है। जो थांगटा है इसको किस नाम, ये मार्शल आर्ट है मणिपुर का, जो कि और किस नाम से जाना जाता है, हुआन लाडोंग के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज बेस्ट सूटेड फॉर टी प्लांटेशन। किस तरह की जलवायु चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त और महत्वपूर्ण मानी जाती है। हॉट एंड ह्यूमिड, गर्म और नरम, जो नम है वैसा मौसम होना चाहिए, इन्वायरमेंट होना चाहिए हमारा क्लाइमेट। ड्राई और डस्टी होना चाहिए।
ड्राई और एनिमल होना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा कोल्ड वेदर, ठंडा मौसम होना चाहिए। अगर हमें चाय की बागवानी करनी है, चाय उगाना है, तो उसके लिए आप कैसा क्लाइमेट चाहेंगे? तो उसके लिए हमें स्टूडेंट हॉट एंड ह्यूमिड, गर्म और नम वेदर यानी कि क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ती है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ तक समझ गए? तो टी प्लांटेशन के हम आप देख सकते हैं, इसको रिक्वायर होता है एक ह्यूमिड एंड हॉट एंड क्लाइमेट कंडीशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें उस समय जब हमें चाय की बागवानी करनी है तो उस समय गर्म वेदर होना चाहिए। ठीक है, तभी हम चाय की खेती या बागवानी हम लोग कर सकते हैं। तो टी प्लांटेशन थ्रिव वेल इन ह्यूमिड एंड हॉट वेदर कंडीशन एज क्लाइमेट इम्पैक्ट क्रॉप यील्ड, क्रॉप क्वालिटी, क्योंकि आप ही जानते हैं कि क्लाइमेट की वजह से भी जो खेती होती है उनकी क्वालिटी पर, उसकी उपज पर, इन सब पे प्रभाव पड़ता है। तो वन शुड कंसीडर द लोकल क्लाइमेट फॉर टी प्लांटेशन। इसी वजह से चाय की बागवानी के लिए, चाय की प्लांटेशन के लिए हमें जो स्थानीय जलवायु पर यहाँ पे हमें देख रहे हैं कैसा चाहिए होता है, ह्यूमिड एंड हॉट। ठीक है, तो राइट आंसर आप सब समझ गए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हाट इज द कंप्लीशन ऑफ टीचिंग ऑफ लॉर्ड महावीर कॉल्ड? तो भगवान महावीर की शिक्षाओं का संकलन को क्या कहा जाता है? श्रुति सूत्र, पीबी सूत्र, अगम सूत्र या अवस्था सूत्र? जो आपने देखा है, जो महावीर थे गौतम, आपने महावीर जैनिज्म हमने पढ़ा है, तो उनकी जो शिक्षाएं थी, उनकी जो शिक्षाएं की उनकी टीचिंग थी, जो उनको कंपाइल किया गया, उनको संकलन किया गया, तो उसको क्या बोला गया? उसको बोला गया अगम सूत्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगम सूत्र बोला गया भगवान महावीर की शिक्षाओं को संकलन में। तो अगर आप यहाँ देखोगे, लॉर्ड महावीरा जो सरमन थे, जो उनके उपदेश थे, वॉज ओरली कंपाइल्ड इन अगम सूत्र बाय इमीडिएट डिसाइपल्स। तो ये एक मौखिक रूप से इनकी जो शिक्षाएं थे, जो उनके शिष्य थे, डिसाइपल्स थे, उनके द्वारा आगम सूत्र में इसको संकलित कंपाइल किया गया था। दिस अगम सूत्र वर ओरली पास्ड ऑन द फ्यूचर जनरेशन। तो ये अगम सूत्र जो है, ये मौखिक रूप से जो आगे वाले जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए पास की गई थी। इन कोर्स ऑफ द टाइम मैनी ऑफ द अगम सूत्र हैव बीन लॉस्ट, डिस्ट्रॉय एंड सम आर मॉडिफाइड। तो यहाँ पे क्या बोला गया, बहुत सारे अगर हम देखोगे अगम सूत्र जो है वो लॉस्ट, खो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो गए हैं, बर्बाद हो चुके हैं, मॉडिफाइड यानी कि चेंज भी हो चुके हैं। ठीक है, मॉडिफाइड क्या है, कुछ कुछ बदल भी दिए गए हैं, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड एरोसोल कैन? तो एरोसोल कैन का आविष्कार किसने किया था? एरिक रोथियम ने, एरिक मैथ्यू ने, एरिक तिम ने, एरिक फ्लेयर ने। तो एरोकल कैन की अगर बात करेंगे, एरोकल कैन का आविष्कार किया था आपके एरिक रोथियम ने। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबसे पूछा गया है, Which of the following elements has the lowest melting point? तो इनमें से किस तत्व का गलनांक सबसे कम है? आपके ऑप्शन है टाइटेनियम, सल्फर, आर्गन या फिर जिंक। जल्दी से बताओ इनमें से किस तत्व का गलनांक सबसे कम होता है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, आर्गन का। क्लियर हो गया? तो आर्गन का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लोवेस्ट होता है, कम होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बहुत ध्यान से देखना और समझना। बीएसई सेंसेक्स कॉन्स्टिट्यूट्स डैश नंबर ऑफ कंपनीज। तो बीएसई सेंसेक्स की कंपनीज है, उसकी संख्या का गठन जो है वो कितना है? 30, 40, 50 या 60। तो स्टूडेंट्स, आप सबका ये होमवर्क का क्वेश्चन है और इसका आंसर आप सब मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अगर आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन भी दे पाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। अदरवाइज इसका क्या आंसर होगा ABCD, वो आप मुझे कमेंट करके आंसर बताएंगे। और ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके कितने करेक्ट हुए, कैसा रहा आप सबका रिस्पांस? अगर आपका एग्ज़ाम होगा, अगर इसी तरीके से आपके एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो आप लोगों ने कितने क्वेश्चन कर लिए, इससे आपकी ये प्रैक्टिस हो रही है। आप लोग देख लो कि आप लोगों ने किस क्वेश्चन में गलतियाँ करी है, तो उस टॉपिक को, उस क्वेश्चन को स्ट्रॉन्ग बनाइए, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ओके स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।
तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। तो ऐसे ही हमारे इस सीरीज में जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। अदरवाइज हम सबके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करते हैं। अगर आपको आज की क्लास में कोई भी डाउट हो, किसी से भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।